स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा इतिहास है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, है ना, ये जो आंदोलन चला था, तो ये जो आंदोलन चला था, तो ये आंदोलन को हम लोग 3 चरण में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस, 3 लेवल कह सकते हो, या 3 टाइम पीरियड में। एक टाइम पीरियड सबसे पहला वाला जिसको कहते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट फेज, ठीक है, ये 1885 से 1907 तक चला। फिर एजल्टिव एजल्टिव फेज चला 1907 से लेकर 1916 तक। और फिर उसके बाद आया गांधी जी का गांधीयन एरा 1950 से लेके 1947 पूरी आजादी तक। ये जो अर्ली नेशनलिस्ट फेज था, तो यहाँ पे शुरुआती कुछ लीडर्स थे जिनकी अपनी सोच थी, वो आक्रामक नहीं थे। वहीं एजर्टिव फेज आएगा 1907 से 1916 का, जिसमें तुम देखोगे कि थोड़ा आक्रामक लीडर्स तुमको इसमें देखने को मिलेंगे। और यही वो टाइम है कि जब कई बार कांग्रेस के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और फिर उसके बाद जो है कि गांधी जी की एंट्री होती है और वो पूरा जो एरा चलता है, फिर वो गांधीयन एरा। तो बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप की किस तरह से इतिहास आगे बढ़ा। तो अर्ली नेशनलिस्ट की बात करते हैं कि ये शुरुआती दिनों की बात है। किसके शुरुआती दिनों की? कांग्रेस के शुरुआती दिनों की बात है कि इसको नेतृत्व कौन कर रहा था कांग्रेस का? बाय ए ग्रुप ऑफ लीडर। एक ग्रुप ऑफ लीडर थे जिनको क्या कहा गया? अर्ली नेशनलिस्ट कहा गया। कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद जो उसमें शुरुआती जो लीड कर रहे थे, जो नेता थे, जो लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, तो वो जो शुरुआती दौर के नेता थे उन्हीं को बोला जा रहा है अर्ली नेशनलिस्ट। और जो भी सदस्य थे इस ग्रुप के, वो कहां से लिए गए थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास। किससे? एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी पढ़ा लिखा वर्ग इसके अंदर शामिल था। और इसमें कैसे थे लोग? मेनली प्रोफेशनल्स थे, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, इस तरीके से। और इनको प्रेरणा कहां से मिल रही थी? इनको पश्चिम के उदारवादी और रेडिकल थॉट वालों से क्या मिल रहा था? प्रेरणा मिल रही थी, ठीक है, उससे ये प्रेरणा ले रहे थे। बहुत सारे जो ऐसे है थे पढ़े लिखे, है ना, वो कहाँ पढ़े लिखे थे? इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई की थी। और इंग्लैंड में पढ़ाई करते हुए उन्होंने ये फील किया था कि जो ब्रिटिश है, उनका जो इंटेंशन मतलब होता है इरादा, वो इरादा कैसा है कि वो न्याय करना चाहते हैं हिंदुस्तानियों के साथ। लेकिन वो बेचारे ना अनअवेयर थे, यानी उन्हें सही अंदाजा नहीं था ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया के एक्चुअली में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। पढ़ाई पूरी करने के लिए कहाँ है? ये इंग्लैंड में है। तो वहां पे रहते हुए क्या सोच रहे हैं कि यार ये हिंदुस्तान के बारे में ये लोग अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन ये ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी एक्चुअल में जो हिंदुस्तान में चल रहा था उसके उससे ये वंचित थे, उसके बारे में उतने अच्छे से इनको जानकारी नहीं थी। लीडर्स ये है अर्ली नेशनलिस्ट, और जिनको जानकारी थी भी वो उग्र नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो उसका जो है ना बहुत सारा जो है कि निगेटिव एस्पेक्ट भी देख रहे थे, जिसकी वजह से वो उग्र नहीं हो रहे थे। देखेंगे हम सब कुछ। अर्ली नेशनलिस्ट में जो लीडर्स यानी कि नेता थे, वो कंट्री के हर हिस्से से थे, हिंदुस्तान के सारे हिस्सों से, ऑलमोस्ट बहुत सारे हिस्सों से थे। जैसे एक नाम है डब्ल्यू सी बैनर्जी का, रश बिहारी घोष का, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आरसी दत्त। ये जो नाम अभी हमने लिए, ये सारे के सारे बंगाल से थे। फिर दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और जस्टिस राणा डे, ये महाराष्ट्र और गुजरात से थे। इसके अलावा भी बहुत सारे थे अभी, जैसे पी आर नायडू हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं और आनंद चरलू हैं, ये सब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से थे। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश से, यूपी से थे। और लिबरल इंग्लिशमैन, लिबरल मतलब कुछ उदार अंग्रेज भी थे, जैसे कि एओ ह्यूम थे और साथ ही वेडन बर्न। तो ये लोग भी इन शुरुआती दौर में, है ना, कांग्रेस के इनिशियल ईयर्स में ये क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे शुरुआती दौर के, जिन्होंने जो है कि लीड कर रहे थे जो कांग्रेस को, है ना, और नेशनल मूवमेंट को, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन को,
वो अपने शुरुआती दिनों में कैसे थे, स्टॉन्च यानी कि कट्टर बिलीवर थे इन ओपन माइंडेड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स था इनका। मॉडरेट पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टॉन्च बिलीवर मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव करने वाले, ठीक है। यहाँ पे कह रहा ओपन माइंडेड खुले विचारों के थे, मॉडरेट पॉलिटिक्स यानी राजनीति को ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट एकदम संतुलित रख रहे थे। ये क्या बिलीव करते थे, लॉयल्टी में, है ना। ब्रिटिश क्राउन के लिए ये क्या बिलीव करते थे, लॉयल्टी पे बिलीव करते थे कि वफादार रहना है। भाई पढ़ाई भी की थी कुछ बाहर से ही, तो थोड़ा बहुत असर तो था ही, है ना। क्योंकि वहां पे जो चीजें चल रही थी और यहाँ पे जो चीजें चल रही थी ना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। एक्चुअल में कोई यहाँ पे आके देखता है, इवन उन तक भी जब शिकायतें पहुंचती थी, तो वो भी देखा होगा कि देखा अपने इतिहास में कि कैसे विड्रू कर लिया था सारा का सारा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने, है ना। तो वो चीजें थी। पाल एक अर्ली नेशनलिस्ट लीडर है 1887 में, और पाल ने क्या कहा था कि मैं वफादार हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि मेरी वफादारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी वफादारी है अपने लोगों के साथ और अपने देश के साथ। तो ये मतलब वफादारी, वफादारी हर जगह वफादारी होनी चाहिए, ठीक है, ये सोच है। मतलब इनसे वफादार हूं तो देश से वफादार हूं, लोगों से। वो चाहते थे कि इंडियन के पास अपना प्रॉपर, है ना, कायदे का लेजिमिटेट शेयर हो, यानी वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से हमारे पास क्या हो, हिस्सा हो, गवर्नमेंट में हमारा भी योगदान हो, है ना, गवर्नमेंट का हम एक हिस्सा हो, है ना, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में हमारा भी पार्टिसिपेशन हो। और ये मांग कर रहे थे, आस्ट मांग कर रहे थे संवैधानिक और दूसरे बदलाव की विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी जो कानूनी ढांचा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये उसी कानूनी ढांचे के अंदर रहते हुए डिमांड कर रहे हैं, बदलाव की डिमांड कर रहे हैं संवैधानिक रूप से। एज दे हैड फेथ, क्योंकि इनको भरोसा है कि ब्रिटिश का जो जस्टिस है और फेयर प्ले है उसके ऊपर ये भरोसा कर रहे हैं कि हाँ वो हमारे साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये वफादार भी हैं, तो इसीलिए किस तरह से डिमांड वगैरह करेंगे, देखोगे मेमोरेंडम, पिटीशन, याचिका वगैरह दाखिल करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। ये मानते थे, बिलीव्ड का मतलब मानते थे कि जो कंटिन्यूएशन है ब्रिटिश कनेक्शन का, कि अगर ये जो ब्रिटिश है हमारे साथ अगर जुड़े रहे इंडिया के अंदर, तो इसमें भलाई दोनों का है, इंग्लैंड का भी भलाई है और इंडिया का भी भलाई है, सिर्फ इंग्लैंड का नहीं, हिंदुस्तान की भी भलाई है अगर हिंदुस्तान और इंग्लैंड आपस में जुड़े रहे। और इन्हें चिंता थी, है ना, दे कंसर्न देमसेल्फ, किसके साथ, विद देयर डिमांड फॉर रिफॉर्म, है ना, कि हमको बदलाव चाहिए। और ये इनका जो बदलाव था वो कैसा था, मॉडरेट था। मॉडरेट वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना असर्टिव वाले थोड़े से उग्र थे, और यहाँ पे मॉडरेट का मतलब होता है कानूनी रूप में रहते हुए किसी को नुकसान न पहुंचे, कुछ भी ऐसा जैसे हिंसा की तो बात नहीं कर सकते इसमें, लेकिन एक मॉडरेसी होती है ना कि कोई तुरंत अपोज ना कर दे, तुरंत रिप्रेस ना करना चाहे, दमन ना करना चाहे। बिलीफ यानी क्या मान्यताएं थी इस अर्ली नेशनलिस्ट के, यानी जो शुरुआती लीडर्स हैं कांग्रेस के अंदर जो लीड कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट को, उनकी क्या मान्यताएं हैं। जो शुरुआती दौर के हैं उनकी ये मान्यता है ना, कि हमको भाई भरोसा है किसके ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, इनकी ईमानदारी के ऊपर। और ये इस उम्मीद में थे, है ना, इट वॉज देयर होप कि जो ब्रिटिश है ये इनको होम रूल दे देंगे हिंदुस्तानियों को, है ना, कि आप जो है कि आप रूल करिए, है ना, इंडियंस को। और ये इसके ऊपर जो है इनके वादों के ऊपर सोलम प्लेजेस, ये इन्होंने जो है कि गंभीर वादे किए थे कि हाँ भाई हम आपको दे देंगे ऐसा कुछ। तो ये जो गंभीर वादे किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसके ऊपर ये निर्भर थे कि चलो भाई वादा किया है तो कभी निभाएगा ये, है। ये और क्या बिलीव करते थे ये, और ये बात जो है मानते थे, ठीक है, क्या मानते थे कि जो ब्रिटिश रूल है ना इसका बहुत सारा फायदा, अब इनको फायदा भी दिखता था, और कैसा फायदा दिखता था कि ये मदद करते हैं हमारे समाज के अंदर की बुराइयों को खत्म करने में, और सच में मदद की। जैसे कि सती प्रथा खत्म हुई, जैसे अछूत अनटचेबिलिटी, और जो है बच्चों का विवाह, ये भी जो है खत्म हुआ इनकी मदद से ही। और ये इस राय के थे, यानी ये ओपिनियन था इनका कि जो ब्रिटेन है वो मदद करेगा हिंदुस्तान को, कि गवर्न करेगा देम सेल्फ अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड, जैसे पश्चिम
पैमाने पे वहां पे जो गवर्नमेंट चल रही है उसी तरीके से हिंदुस्तान की भी मदद की जाएगी वैसे ही गवर्न होने में। उन्होंने ये कहा, दे सेड कि जो मेन ऑब्स्टिकल यानी रुकावट है हिंदुस्तान की कामयाबी में, तरक्की में, प्रोग्रेस मतलब तरक्की में, वो क्या है, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से इसका पिछड़ापन है ना हिंदुस्तानियों का। ये ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल ये बहुत बड़ा वजह नहीं है। वजह कौन है? वजह है हमारा पिछड़ापन। ये उनकी राय थी और ये बिल्कुल भरोसे पे थे ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक और शांति वाले तरीके इस्तेमाल कर रहे थे अपने उद्देश्य को पाने के लिए। ये सब्र पे विश्वास रखते थे। पुनर्मेल, रिकंसिलिएशन, पुनर्मेल, अरे चलो ठीक है भाई, हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से समझौता कर लेते हैं। रादर देन इन वायलेंस एंड कन्फ्रंटेशन, यानी कॉन्फ्लिक्ट या टकराव पे भरोसा नहीं था इनका, हिंसा पे भरोसा नहीं था। भरोसा किसके ऊपर था? पुनर्मेल के ऊपर और सब्र के ऊपर भरोसा था कि अगर हमको जीतना है, अपने उद्देश्य को पाना है, तो हम संवैधानिक तरीके से जीतेंगे। डिमांड क्या थी इन लोगों की? अच्छा, ये तो तौर तरीके, उनके मान्यताएं थी। डिमांड क्या थी इनकी? डिमांड ये थी, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक रूप से क्या बदलाव ये चाहते थे? तो ये चाहते थे कि हमको एक बड़ा हिस्सा दिया जाए गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, आप सरकार चला रहे हो, ठीक, तो पूर्ण सरकार की बात नहीं हुई है, किसकी बात हो रही है? लार्जर शेयर की। एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में, हमारी सरकार, आपकी सरकार है, तो हमको एक बड़ा हिस्सा चाहिए ताकि हम इसमें हिस्सेदार रहें, अपने देश की गवर्नमेंट में हमारा भी हिस्सा हो। और ये इनका जो मानना था वो ये था कि इंडिया शुड मूव टुवर्ड डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। वो जो इंडिया है इवेंचुअली, यानी आखिरकार जाना है किस तरफ जाना है? उसको जाना है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र की तरफ ही जाना है। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद से गवर्न करना है, ऐसा ही होना है। लेकिन हाउएवर ये इमीडिएट अचीवमेंट नहीं चाहते थे, हमको तुरंत ये चीज नहीं चाहिए। तुरंत के लिए नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य ये था, क्योंकि इनको खौफ था, फियर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ये समझदारी वाली भी बात है, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी के अंदर भी ये बात थी कि वो किसी एक भी नागरिक का नुकसान नहीं चाहते थे। तो यहां पे भी देखो क्या है, ये सारी जो वजह अभी पढ़ते आ रहे हो, थोड़ी निगेटिविटी दिख रही होगी, लेकिन देखो एक वजह दिया हुआ है कि उन्हें इस बात का डर था कि गवर्नमेंट कहीं उनको जो है उनका दमन ना कर दे और उनकी गतिविधियों का दमन न कर दे। तो इसीलिए ये चाहते थे कि फ्रीडम मिले थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी धीरे धीरे, हौले हौले से, आराम से हमको फ्रीडम चाहिए। पहले है कि हम बड़ा हिस्सा अपना गवर्नमेंट में लेंगे, उसके बाद हम अपनी धाक जमाएंगे। और इन्होंने इसलिए जो है क्या डिमांड किया? संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। देखो किसकी बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की यहाँ पे बात हुई है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में क्या चाहिए इनको? एबोलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल, एबोलिशन टू ब्रेक अ लॉ, है ना, टू एंड अ लॉ, सॉरी, कि एक लॉ को खत्म करने का, ये जो इंडिया काउंसिल वाला है इसको खत्म किया जाए। और एक्सपेंशन की बढ़ाया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल को, यानी कि जो विधान परिषद है उसको बढ़ाया जाए, और साथ ही विधानसभा को भी बढ़ाया जाए। सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र लेवल पे और प्रांतीय लेवल पे, दोनों लेवल पे बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए यानी कि और नंबर ऑफ मेंबर्स को ऐड किया जाए और लार्जर शेयर किनको दिया जाए? हिंदुस्तानियों को दिया जाए। चलो, इसके अलावा जो मेंबरशिप है, सदस्यता है हिंदुस्तानियों की, उसको बढ़ाया जाए। और कुछ जो लोकल बॉडीज से चुने गए हैं, जैसे कि बना हुआ था संस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स यूनिवर्सिटी था, कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटी से जो लोकल बॉडी से चुने हुए चुनिंदा लोग हैं, इनको दाखिल किया जाए, इनको सदस्यता दी जाए इस सभा के अंदर। एंड बाय गिविंग ग्रेटर पावर टू देम, और उनको ताकत भी दी जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको सम्मिलित किया जाए, शामिल करने के साथ साथ उनके पास पावर्स भी हों। ये डिमांड कर रहे थे इंडियन कंट्रोल, यानी कि हिंदुस्तानियों का पूरा नियंत्रण हो। किसके ऊपर? लोगों के पर्स के ऊपर, है ना। बटुआ जो होता है, बटुआ की बात की जा रही, पर्स के ऊपर लोगों का कंट्रोल हो। कोई भी टैक्सेशन नहीं होना चाहिए विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पहले रिप्रेजेंट करो, हमें दिखाओ, हमसे पूछो, उसके बाद ही कोई टैक्स हमारे ऊपर आप लगा सकते हैं, उसके बिना नहीं। शुरुआत है किसकी? 20वीं शताब्दी की। तो इन्होंने डिमांड किया किसके लिए? स्वराज के लिए, है ना। स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि हम खुद से अपनी सरकार चलाएंगे, अपना देश चलाएंगे, है ना। विद इन द ब्रिटिश एम्पायर
अच्छा, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही है ना स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। अच्छा, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में चल रहा था उस तरीके का, है ना। कैसा चलाना है उनको, इनको जो है कि स्वराज चाहिए, और स्वराज पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में स्वराज की बात हो रही है, जैसे कि गवर्निंग कॉलोनीज थी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उस तरीके की बात हो रही है। एक काफी मात्रा में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व तो चाहिए किसका, हिंदुस्तानियों का, किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यपालिका में, है ना, ऑफ द वॉइस रॉय एंड दोज ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर्स वगैरह का भी जो ऑफिस है उसके अंदर भी किसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हिंदुस्तानियों का। देखो तीन होता है ना, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बनाता है, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है जो क्या बताता है, कार्यपालिका, ठीक है। तो ये दो है, तो किसकी बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव के साथ साथ लेजिस्लेटिव में शेयर, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, जो कार्यपालिका है, उसमें भी हिस्सेदारी हिंदुस्तानियों की ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे, यानी संवैधानिक बदलाव की बात की जा रही थी। अब बात की जाएगी किसकी, इकोनॉमिक रिफॉर्म की। अब यहाँ पे आर्थिक मुद्दे है ना, आर्थिक मुद्दे जो है उसमें क्या था, सबसे पहली बात थी कि रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड ऑफ द जमींदार। क्या किया जा रहा है कि भाई ये जो राजस्व आपने किया है ना, यानी कि जमीन के ऊपर जो कर देना है, वो उसको आप सबसे पहले कम करिए, और जो किसान है उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि अन्यायपूर्ण डिमांड कर रहे हैं कौन, जमींदार, उनसे किसानों की सुरक्षा की जाए, और साथ ही साथ राजस्व को में कमी की जाए। इसके अलावा जो खर्चे किए जा रहे हैं आर्मी के ऊपर, और जो पैसा बचेगा है ना, खर्चे जो किए जा रहे हैं आर्मी के ऊपर, उसको कम कर दो, और कम करने से पैसा बचेगा, और उस पैसे को खर्च करो कल्याण पे और ऐसी चीजों पे जो हेल्थ है और एजुकेशन है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए। आर्मी उनकी थी भाई, उनके ऊपर खर्चा कर रहे थे, तो हमारे यहाँ का सारा ड्रेन कर रहे थे वेल्थ, तो आप उसको बचाइए। एक इंक्वायरी होना चाहिए इनटू इंडियाज ग्रोइंग पॉवर्टी एंड फेमाइन। इंक्वायरी करिए भाई, जांच पड़ताल करिए कि क्यों इतनी जो है कि भूखमरी और जो है अकाल बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा सस्ता लोन वगैरह किसानों को दिया जाए एग्रीकल्चरल बैंक वगैरह की मदद से, है ना, सस्ता लोन यानी कि कम ब्याज पे, क्योंकि उस समय जो देनदार होते थे वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे। और इसके साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम को और बढ़ाया जाए, और सिंचाई भी बढ़ाई जाए, सिंचाई के तरीके और ज्यादा बढ़ाए जाएं, और जो हेल्थ फैसिलिटी है लोगों के लिए इसको भी बेहतर किया जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया जाए, और व्यापार को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो कैसे, ट्रेड प्रोटेक्शन से। ट्रेड प्रोटेक्शन मतलब इंपोर्ट की हुई जो गुड्स आ रहे हैं ना, उसके ऊपर भी आप जो है हैवी ड्यूटी लगाओ, हैवी टैक्स लगाओ। हाँ देखो यहाँ पे दे यार, कि इसका मतलब ये है कि हैवी टैक्स लगाना चाहिए किसके ऊपर, इंपोर्टेड गुड्स वगैरह के ऊपर, और गवर्नमेंट को लोन देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए, आयरन, कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज, इनको लगाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर सरकार लोन दे, और पूरी तरह से खत्म किया जाए सॉल्ट टैक्स को, नमक के ऊपर टैक्स खत्म किया जाए, और जो ड्यूटी लगाई जा रही है शुगर के ऊपर, चीनी के ऊपर, इसको भी बंद किया जाए। तो ये सारे कैसे बदलाव हैं, ये सारे बदलाव चाहिए आर्थिक रूप से। इसके अलावा अब देखो शासन में जो प्रशासन है ना, इसमें भी बदलाव चाहिए। कौन कौन से बदलाव चाहिए थे, तो ये जो पहले के शुरुआती दौर के जो नेता थे उन्होंने क्या डिमांड रखी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में, यानी प्रशासनिक घेरे में, सबसे पहली चीज की इंडियनाइजेशन हो, किसका, सर्विसेज का, जो सेवाएं हैं उसका इंडियनाइजेशन हो। और इसमें सबसे मेन मुद्दा यह था कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो इंग्लैंड में और इंडिया में एक ही टाइम में हो, ताकि इनको ज्यादा मौका मिल सके, है ना। क्या कह रहा है, साइमल्टेनियस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, इंग्लैंड और इंडिया में एक ही टाइम में हो। चलो आगे कह रहा है पूरी तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट किया जाए। सेपरेट मतलब अलग कर दिया जाए, न्यायपालिका अलग काम करे और कार्यपालिका अलग। ये डिमांड इसलिए थी ताकि प्रोटेक्ट किया जाए हिंदुस्तानियों को, मनमाना जो एक्ट चल रहा है, कानून चल रहा है पुलिस का और ब्यूरोक्रेसी जो अफसरशाही का, उससे बचाया जाए हिंदुस्तानियों को। तो इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इसके साथ साथ ताकत बढ़ाई जाए,
किसकी? लोकल यानी म्यूनिसिपल यानी नगर निगम की जो है ताकत बढ़ाई जाए और रिडक्शन किया जाए ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देम। और जो आधिकारिक रूप से है ना ऑफिशियल कंट्रोल है उनके ऊपर, लोकल बॉडीज के ऊपर, उस कंट्रोल को, उस नियंत्रण को कम किया जाए, उनको थोड़ी आजादी दी जाए। फर्दर खत्म कर दिया जाए किसको? आर्म्स एक्ट को और लाइसेंस एक्ट को, ये भी खत्म कर दिया जाए। वाइडर एम्प्लॉयमेंट, इनको तो पढ़ा होगा आपने इससे पहले वाले चैप्टर में कि ये क्या थे। वाइडर एम्प्लॉयमेंट, ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दिए जाए किसको? इंडियंस को हायर ग्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। हिंदुस्तानियों को कोई ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, ना ही वो जगह दी जाती थी जहां पे गोदाम होता था, जहां पे सारे हथियार वगैरह रखे जाते थे। तो यहाँ पे कह रहा है हायर ग्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में दिया जाए। प्राथमिक जो शिक्षा है उसको जो है लोगों तक फैलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ बेहतर किया जाए पुलिस व्यवस्था, और उसको ईमानदार बनाया जाए, कुशल बनाया जाए, और पॉपुलर भी बनाने की कोशिश हो। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव की बात हो रही है। इसके अलावा डिफेंस ऑफ सिविल राइट, बचाओ, किसका बचाव? नागरिकों के अधिकार का बचाव। तो इसमें इन लोगों ने क्या कहा? देखो, ये डिफेंड कर रहे हैं किसको? राइट वेरेवर व्हेनेवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू कर्टेल देम, जब जब छीनना चाहिए है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अधिकारों को, तो इन लोगों ने जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई है ना, कर्टेल देम, छीनना चाहा है। इनफैक्ट ये इन्हीं की वजह से है जो पॉलिटिकल वर्क इन्होंने अर्ली नेशनलिस्ट ने किया ना, कि डेमोक्रेटिक आइडियाज धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जो है अब घर करने लगा था। रूट करना मतलब कि धीरे धीरे से उगने लगा, मतलब जड़ करने लगा, बनने लगा। लोगों के दिलो दिमाग में आया, किस चीज की बात अब आ रही है? डेमोक्रेटिक आइडियाज आ रहे, लोकतांत्रिक ख्यालात अब लोगों के दिमाग में जन्म लेने लगे, इन्हीं सब विचारों से, इनकी ही कोशिशों से। द अर्ली नेशनलिस्ट के जो डिमांड थे वो सिविल राइट में वो क्या क्या थे, चलो देखते हैं हम लोग क्या चाहते थे। ये रिमूवल यानी कि हटा दिया जाए पूरी तरह से जो रिस्ट्रिक्शन यानी बंदिश लगाई गई है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसके ऊपर? आजादी के ऊपर, ऑफ स्पीच यानी हमको बोलने का अधिकार मिले, फ्रीडम मिले प्रेस का। तो ये सारी चीजें जो है कौन कह रहा है? ये अर्ली नेशनलिस्ट इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा खत्म किया जाए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को। ये क्या होता है? नजरबंद कर देना। आज भी होता है ना कि अरे साहब आप बाहर निकलेंगे, आप ऐसे नेता हैं, अभी माहौल खराब है, अगर आप बाहर निकलेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो हो सकता है कि कुछ टकराव आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए लोगों में, है ना, आपके समर्थक किसी और के समर्थक, कुछ ऐसा। तो ऐसे ही नजरबंद कर देना है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। हुआ नहीं लेकिन अंदेशा है तो नजरबंद कर दिया। तो ये खत्म हो जाए और रिस्टोरेशन हो इंडिविजुअल लिबर्टीज का, यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो आजादी है उसको रिस्टोर किया जाए। चलो आगे, रिस्टोरेशन हो यानी कि फिर से जो है कि अधिकार दिया जाए कि लोग एक साथ क्या हो सके? मिलजुल सके, संगठित हो सके और संगठन बना सके मिलजुल के। और जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं ये कैसे थे? प्रैक्टिकल थे। ये क्या चाहते थे कि हमको आजादी चाहिए धीरे धीरे, ग्रेजुअल प्रोसेस से, ऐसा नहीं कि एकाएक, धीरे धीरे स्टेप वाइज हमको चाहिए। ये एम नहीं था इनका हाई डिमांड वगैरह, क्योंकि ये चाहते थे कि हम लीस्ट रेजिस्टेंस हमको मिले। मतलब जैसे कि आप एक ही बार में पूरा डिमांड कर दो, है ना। अब जैसे एक मामूली सी बात है, जैसे कि किसी को अगर आपको पॉकेट मनी चाहिए, ठीक है, आपको 5,000 पॉकेट मनी चाहिए, तो आप एक ही दिन बोलो कि नहीं मुझे आज ही के आज ही, अभी के अभी 5,000 चाहिए, तो मुमकिन नहीं है। दो दिन, चार चार दिन पे आप क्या करो, 200, 400, 500, 1000 मांगते रहो, है ना। तो ऐसे ज्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे ये चाहते थे कि अगर हम एक ही बार में पूर्ण रूप से आजादी की डिमांड करेंगे, डेमोक्रेटिक इंडिया की डिमांड करेंगे, तो रेजिस्टेंस, रुकावट बहुत ज्यादा मिलेगी। जो अंग्रेज हैं वो हमको अपोज करेंगे, हमारा दमन कर सकते हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि हमको रेजिस्टेंस कम मिले। तो बिसाइड इसके अलावा ये भी नहीं चाहते थे टू अराउज सीरियस अपोजिशन, बहुत बड़े पैमाने पे ये अपोजिशन में खड़े नहीं होना चाहते, विपक्षी नहीं बनना चाहते थे अंग्रेजों के, क्योंकि ऐसे में खौफ था। खौफ तो ऑलरेडी आपको बता चुके कि खौफ था किसका? ये रिप्रेस हो जाने का, है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से ही ये चाहते थे कि धीरे 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 चीजें आगे बढ़े। मेथड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, अब ये किस तरीके से ये सारे डिमांड जो अभी आपने देखे, पहले तो आपने देखा कि ये क्या मतलब इनका मान्यता था वो देख लिया, फिर आपने देखा कि क्या ये डिमांड है इनका वो देख लिया। अब ये जो डिमांड वगैरह है ना,
तो ये किस तरह से जो है कि ये मेथड कैसा अपनाए इन्होंने अपनी डिमांड रखने की। तो ये जो है मेथड जो इन्होंने अपनाया ना, ये सबसे पहला कौन सा है, क्योंकि एज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, संवैधानिक रूप से ही आंदोलन करना है, ठीक है। ये फॉलो किया जा रहा था अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा। ये मान रहे थे किसके ऊपर, पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, यानी जो कानूनी ढांचा है ब्रिटिश सरकार का, हमको उस ढांचे में रहते हुए, उसके अंतर्गत रहते हुए ही हमको क्या करना है, आंदोलन करना है। और स्लो यानी कि धीमा, ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस करना है, धीरे 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 अपना शेयर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में बढ़ाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाना है ना, धीरे धीरे हमको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ इंडियंस धीरे धीरे इंक्रीज करें, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाएं, है ना, और उसके बाद सैनिक में भी जो है कि अपर पोस्ट के लिए भी इनको जगह मिले, धीरे धीरे हमारी हिस्सेदारी जब बढ़ जाएगी तब हम कंप्लीट डिमांड करेंगे। तो ये जो मेथड इनके द्वारा एडॉप्ट किए जा रहे थे, उसका दो मेन उद्देश्य था, और वो उद्देश्य हम लोग देखते हैं क्या क्या था। फर्स्ट सेट ऑफ मेथड क्या कह रहा है, पहला इनका उद्देश्य ये था कि लोगों को पहले एजुकेट किया जाए, यानी कि उनको शिक्षा दी जाए, है ना, इन इंडिया, इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, यानी आधुनिक जो राजनीति है, जो जिस हिसाब से चल रही थी, राजनीति बदल रही थी, उसका ज्ञान लोगों को हो, ताकि लोगों के अंदर चेतना पैदा हो। कैसी चेतना, राजनीति को लेके चेतना पैदा हो, लोग होश में आए और क्रिएट हो एक यूनाइटेड, यानी कि एक साथ जुड़ा हुआ पब्लिक ओपिनियन, यानी सबकी राय शामिल हो किसी एक बात के लिए। और इसके लिए ये कौन सा मेथड अपना रहे थे, किस पे भरोसा कर रहे थे, इसके लिए क्या किया, ये मीटिंग कर रहे थे, जहां पे ये भाषण दे रहे थे और प्रस्ताव पारित कर रहे थे, पॉपुलर डिमांड वगैरह के वो सब जो है पास कर रहे थे, है ना, रिजोल्यूशन वगैरह बनाए जा रहे थे कि हमारी मांगे क्या है। और इन्होंने इस्तेमाल किया किसका, प्रेस का, है ना, ताकि क्या करें, आलोचना कर सके सरकार की नीतियों का, और इससे भी क्या होगा, लोगों तक बातें पहुंचेंगी कि हाँ सरकार किस तरह की नीति ला रही है, क्या उसके अंदर कमी है और क्या एक्चुअल में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या भेज रहे थे, मेमोरेंडम भेज रहे थे, पिटीशन यानी याचिका वगैरह भेज रहे थे सरकार को, और अधिकार, हाँ सरकार को, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकार के अधिकारियों को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी भेज रहे थे, ठीक, मेमोरेंडम बना के भेज रहे थे अपनी डिमांड वगैरह सब कुछ, और याचिका भेज रहे थे ना, जैसे याचिका दाखिल की जाती है वैसे कोर्ट वगैरह में, वैसे ही ये दाखिल कर रहे थे, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर था इनका, है ना। तो ये जो याचिका वगैरह जो है दाखिल कर रहे थे, ये बहुत सावधानी से इसको बनाया जाता था, इसके अंदर तथ्य लिखे जाते थे और तर्क लिखे जाते थे, तथ्य यानी सच्चाई लिखी जाती थी, और आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर जो है तर्क लिखे जाते थे, कमेंट किया जाता था। कह रहा है कि ये जो याचिका रहती थी, तो ये एड्रेस किसको करती थी, ये सरकार को एड्रेस करती थी, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या था, यहाँ पे पहले ही देखा, देखो बहुत सावधानी से इसको ड्राफ्ट किया जा रहा है, फैक्ट लिखे जा रहे हैं, तर्क लिखे जा रहे हैं, तो इसका रियल उद्देश्य क्या था कि जो हिंदुस्तानी है वो इस चीज को समझे, वो शिक्षित हो इसके बारे में, मेनली इनको एजुकेट करना मकसद था। तो ये पहला सेट ऑफ मेथड हो गया, है ना, मेमोरेंडम हो गया और आपका याचिका वगैरह दाखिल करना ड्राफ्ट करके अच्छे से। सेकंड सेट ऑफ मेथड क्या था, तो दूसरे वाले में ये जो था सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था अर्ली नेशनलिस्ट का, कि प्रभावित किया जाए, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश पब्लिक को, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इसको पाने के लिए जो भी उद्देश्य है, इसके लिए क्या किया जाए, उनको प्रभावित किया जाए, यानी उनके ऊपर असर लाया जाए, उनको असर हो कि वो इसके लिए आगे बढ़े। और इसके लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, देखो, तो इन्होंने जो है 3 पीस का इस्तेमाल किया, और वो 3 पीस कौन कौन से हैं, एक तो है पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। तो यानी कि पहले तो ये याचिका दाखिल करेंगे, और फिर उसके बाद भी ये प्रार्थना करेंगे, और फिर उसके बाद जो है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। 3 पीस का इन्होंने इस्तेमाल किया, इन्होंने याचिका भेजी, और ये प्रार्थनाएं अपनी भेजी, और लेटर्स वगैरह भेजे, है ना, ऑफ प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स के लिए, कि ब्रिटिश सरकार देखे इन मामलों के अंदर कि क्या ही दिक्कतें चल रही हैं हिंदुस्तानियों के साथ। एक जो है ब्रिटिश कमेटी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बनाई लंदन के अंदर 1889 के अंदर। तो 1889 में ये जो कमेटी बनी वहां पे, तो ये क्या कर रही है, ये पब्लिश कर रही थी एक वीकली जर्नल, ठीक है, जैसे अखबारों की तरह,
इंडिया, ठीक, ताकि क्या हो सके, रिप्रेजेंट किया जा सके इंडिया के सारे जो केसेस हैं, किसके सामने, ब्रिटिश पब्लिक के सामने, यानी ब्रिटिश लोगों के सामने। अच्छा, और क्या हुआ, जो डिपुटेशन थे, है ना, इंडियन लीडर्स के, उनको भेजा जाता था ब्रिटेन, और ये जो डिपुटेशंस थे, ये जाते थे वहां पे, तो ये जो पॉलिटिकल लीडर थे ना, ये एक्टिव प्रोपागेंडा लेके जाते थे ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, एक प्रोपेगेंडे के तहत इनको भेजा जाता था। जैसे कि दादा भाई नेहरू जी, वो उन्होंने जो है कि एक बड़ा हिस्सा जो है अपनी जिंदगी का ब्रिटेन के अंदर गुजारा, और वहां पे ये चेतना क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, अवेयरनेस ब्रिटिश लोगों के अंदर और पॉलिटिशियंस के अंदर, कि जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है हिंदुस्तानियों की, उसके बारे में उनको पता चले। तो ये चीज वो कर रहे थे कि उन लोगों को पता चले, भाई पता चलेगा तभी तो सहानुभूति जागेगी। ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर तो पता ही नहीं है किसी को, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अचीवमेंट क्या था अर्ली नेशनलिस्ट का, देखो ऐसा नहीं कह सकते कि इनका अचीवमेंट, इनका बहुत बड़ा रोल था, आंदोलन को राष्ट्रीयकरण देने में इनका बहुत बड़ा रोल था। अर्ली नेशनलिस्ट क्या करते थे, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव फोर्स उस टाइम का, इनसे बड़ा कोई तरक्की करने वाला बल नहीं था उस समय, है ना, प्रोग्रेसिव फोर्स थे उस समय। अच्छा, इनका क्या क्या योगदान था, तो इन्होंने जो है क्रिएट किया, पैदा किया एक नेशनल अवेकनिंग, ठीक है, एक राष्ट्र, पूरे के पूरे देश के हिसाब से, है ना, पूरे देश में एक अवेयरनेस इन्होंने क्रिएट किया लोगों के अंदर, कि वो एक कॉमन कंट्री के हैं इंडिया के अंदर, और ये बात समझानी जो है बहुत जरूरी थी, है ना, कि सब कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, एक देश है सबका, और एक ही साथ रहने में हित है। और इसकी वजह से जो हिंदुस्तानी है उनके ऊपर क्या हुआ, वो सचेत हो गए, यानी होश में आए, है ना, कॉन्शियस ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट दैट यूनाइटेड देम। और इसकी वजह से जो है कि दिस मेड इंडियंस कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब लोग सचेत हुए, और साथ ही साथ लोगों के बीच में आपस में बॉन्ड मजबूत हुआ, कि हम लोग आर्थिक और कल्चरल इंटरेस्ट हम लोगों का कैसा है, एक जैसा है, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, और इस चीज ने इनको क्या किया, एक किया। अर्ली नेशनलिस्ट क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, किसमें ट्रेन कर रहे हैं, राजनीति में। कैसे ट्रेन कर रहे हैं, पॉपुलराइज कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन सारे आइडियाज को, जो आइडियाज है लोकतंत्र के, नागरिकों के आजादी के, और धर्मनिरपेक्षता के, और नेशनलिज्म के, यानी राष्ट्रवाद के। ये सारी बातें लोगों के दिलो दिमाग में बैठाई जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्गदर्शन किया। कैसा मार्गदर्शन किया, इन्होंने जो ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर है ब्रिटिशर्स का, उसको उजागर किया कि ये आखिर चाहते क्या है ना। इन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि जो आर्थिक नाखुशी है, कंटेंट है और कैरेक्टर है ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का, वो कैसा है, आर्थिक तंगी जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं वो, और जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य है वो क्या चाहता है, वो सारी चीजें इन्होंने उजागर की। और ऐसा करते हुए इन्होंने कमजोर कर दिया जो नींव थी ब्रिटिशर्स के हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि आप जानते हो, है ना, कि अर्लियर भी हमने देखा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं एक्चुअली में ये कामयाब किस वजह से हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो इनका अगर ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर लोगों के सामने, इनका ट्रू इंटेंशन आ जाएगा, तो इनकी नींव कमजोर हो जाएगी, और फिर ज्यादा से ज्यादा मासेस क्या करेंगे, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन में हिस्सा लेंगे। जो राजनीतिक और आर्थिक प्रोग्राम इन्होंने स्टेब्लिश किए ना, तो इसने जो है उजागर किया ट्रुथ दैट इंडिया मस्ट बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन, कि हिंदुस्तान किस तरह से रूल करना चाहिए, हिंदुस्तानियों के हित के लिए करना चाहिए। और इनकी जो कोशिशें थी अर्ली नेशनलिस्ट की, उसने क्या क्या बदलाव लाए, नियुक्ति हुई किसकी, पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति हुई 1886 में। इसके साथ ही साथ एक प्रस्ताव पारित किया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, है ना, 1893 में, कि एक ही साथ एग्जाम करवाया जाए इंडियन सिविल सर्विसेज का, लंदन और इंडिया के अंदर। नियुक्ति हुई किसकी, वेलबाई कमीशन की, ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर की, जो खर्चे हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर ये
कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, 1895 में। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 का आया। दीज अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट सर्व एज, इसने सर्व किया, ये बेसिस था किसके लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए बाद के सालों में। यानी कि ये सब क्या है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, और जिससे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है बाद के सालों में, उसको जो है बहुत ताकत मिली, ये बेस सर्व किया उसके लिए। अच्छा, आलोचना इनकी बहुत ज्यादा हुई। आलोचना क्यों हुई? आलोचना तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, ये थोड़े वफादार थे और जेनरोसिटी पे बिलीव कर रहे थे कि हाँ उदारवादी हैं अंग्रेज, आज नहीं तो कल हमारे बारे में सोचेंगे। इनको अगर इन्फ्लुएंस कर दिया जाए प्रभावित कर दिया जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है। इनकी और हमारी तरक्की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत सारी इनकी ऐसी सोच थी जिसके लिए इनकी आलोचना हो रही थी। तो यहाँ पे इनकी आलोचना हो रही है, देखो किन बातों के लिए, वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात कि जो ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी आलोचना हो रही है। भैया आप क्या कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, याचिका दाखिल कर रहे हैं, ये सारी चीजें ना क्रिटिसाइज की जा रही थी, आलोचना किया जा रहा था, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये डिपेंडेड थे किसके ऊपर, उदारता के ऊपर, ब्रिटिशर्स के। और ये अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अरे हमारे अंदर ताकत है, हम क्या करें, चैलेंज करें किसको, इंपेरियलिस्ट माइट को, ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है हम इसको अपनी ताकत के साथ क्या करें, इसका इसको चुनौती दें, इसका सामना करें, इसके खिलाफ आंदोलन करें। तो ये चीज नहीं थी, बल्कि ये उसकी जेनरसिटी पे बिलीव कर रहे हैं कि चलो आज नहीं तो कल ये जो है थोड़े उदार हो जाएंगे, हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। और ये फेल कर गए ये महसूस करने में कि जो ब्रिटिश हैं और इंडियन हैं, तो ये जो अंग्रेज है और हिंदुस्तानी, इन दोनों का जो हित है एक दूसरे के साथ क्लैश करता है, साथ नहीं चल सकते ये, है ना। तो ये बात समझने में ये विफल हुए, तभी तो पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। ब्रिटेन वॉज यूजिंग, पूरा इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान के रिसोर्सेस को अपना खजाना भरने के लिए, इसीलिए दोनों के हित एक साथ क्लैश कर रहे हैं। और इसके अलावा ये फेल हो गए थे लोगों का ध्यान खींचने में, किसकी तरफ, मेन स्ट्रीम में, नेशनल मूवमेंट के, राष्ट्रीय आंदोलन में हर किसी को अपनी तरफ नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए, उसका रीजन है क्योंकि जो इनका एरिया वो प्रभावित था सिर्फ कुछ हद तक। हद कहाँ, शहरी इलाके, और शहरी इलाकों में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको खींच रहा था। और खास तौर से इनका जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप था, वो सीमित था प्रोफेशनल ग्रुप तक, यानी कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, बस यही सारे, जर्नलिस्ट वगैरह, ये सब सारे पढ़े लिखे थे। आम जनता तक ये चीज नहीं पहुंची हुई थी, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल एटीट्यूड क्या था टुवर्ड द कांग्रेस, कांग्रेस की तरफ अंग्रेजों का? शुरुआत में जो गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने कांग्रेस के मूवमेंट को फेवर के साथ देखा। उसने ये देखा कि हमारे और हिंदुस्तानियों के बीच में जो कमी कोताही रह रही है, तो ये जो कांग्रेस है ना, चलो ठीक है, हम दोनों के बीच में समझौता वगैरह कराने का काम करेगी, मीडिएटर का काम करेगी। इनफैक्ट कुछ ही सरकारी अधिकारी थे, वो सेशन कांग्रेस का जो है अटेंड किए, फर्स्ट सेशन, है ना, एंड टुक पार्ट इन इट्स डिलिब्रेशन, और उसके डिलिब्रेशन में कुछ ही लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया, कोई ज्यादा ध्यान इसके ऊपर नहीं दे रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको इनवाइट किया गया एक गार्डन पार्टी में, गार्डन पार्टी में आए ये। अब वॉइस रॉय ने इनको इनवाइट किया था, तो वॉइस रॉय जो लॉर्ड डफरिन है, कोलकाता में 1886 में उसने बुलाया, और गवर्नमेंट ऑफ चेन्नई ने 1887 में बुलाया। तो इनको इनवाइट तो किया गया, लेकिन क्या हुआ, ऑफिशियल एटीट्यूड जल्द ही इनका बदल गया। आधिकारिक जो इनका रवैया है, किनका, अंग्रेजों का, कांग्रेस के प्रति, वो आधिकारिक रवैया बदल गया। भाई बुलाया तो पार्टी में दो दो बार। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया, डाइवर्ट करने की कोशिश की, दिशा बदलने की कोशिश की राष्ट्रीय आंदोलन की। और एओ ह्यूम को क्या बोला कि जो कांग्रेस है वो अपने आप को समर्पित कर दे सामाजिक रूप से, समाज सेवा के लिए, रेदर देन पॉलिटिकल अफेयर। क्या राजनीति में पड़े हुए हैं, इनको क्या करना चाहिए, सामाजिक रूप से अपने आप को पूरा का पूरा दे देना चाहिए, है ना। क्या कर रहा है, देखो पॉलिटिकल अफेयर से उनको अलग करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये बात कही उसने। लेकिन एक
टूल होने के बजाय, एक औजार होने के बजाय हाथों में अधिकारियों के कांग्रेस धीरे धीरे क्या हो गई, केंद्र बिंदु हो गई, मेन फोकस हो गया इंडियन नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का मेन फोकस कौन हो गया, आपका कांग्रेस हो गया। 1887 में लॉर्ड डफरिन है ना अटैक किया किसके ऊपर, नेशनल कांग्रेस के ऊपर। अटैक मतलब वैसा वाला अटैक नहीं, तो कैसा अटैक किया, अपनी स्पीच से उसने क्या किया, उपहास किया है ना, अपनी स्पीच में जो है अटैक किया और साथ ही साथ हंसी मजाक उड़ाया और बोला कि ये तो एकदम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो पीपल का है, लोगों के एक छोटे हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रिटिश ऑफिशियल उसके अधिकारियों ने आलोचना की नेशनल कांग्रेस की और बोला कि इसके जो लीडर्स है ना वो बेवफा बाबूज है, डिसलॉयल है ना, वफादार नहीं है, और साथ ही साथ कैसे हैं, हिंसक खलनायक हैं ये सारे के सारे। तो ये टिप्पणियां किसके ऊपर की जा रही हैं, कांग्रेस के ऊपर की जा रही हैं। 1890 की बात है कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, काम करने वाले हैं, उनको रोक दिया गया कि तुम लोग नहीं जाओगे कांग्रेस के डिलिब्रेशन यानी मीटिंग वगैरह में, है ना, उसकी मीटिंग वगैरह अटेंड करने, उसकी सभा में नहीं जाना तुमको। और ये महसूस करने लगे कि ये जो एकता है हिंदुस्तानियों की जो बढ़ रही है, वो अब हमारे लिए क्या हो सकती है, खतरा बन सकती है हमारे शासन के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धक्का दिया, फर्दर पुश किया, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बढ़ावा दिया कि चलो अब इनके अंदर फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने सैयद अहमद खान को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया है ना, बढ़ावा, राजा शिव प्रसाद जो बनारस के हैं उनको, और दूसरे प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल है ना, ताकि वो क्या करें, वो क्या करे, स्टार्ट करे, शुरुआत करे एंटी कांग्रेस मूवमेंट का। जैसे कांग्रेस अपना मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ ले जा रही है, तो कुछ ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो उसके बिल्कुल विपक्ष, उसके अपोजिट में हो। इन्होंने बीज बोए, किसके, कम्युनलिज्म के बीज बोए, किसके किसके बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में इन्होंने जो है दुश्मनी कराने की कोशिश की, और साथ ही साथ सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं कम्युनिटी हेट्रेड की शुरुआत की, बल्कि साथ ही साथ जो हिंदुस्तान का जो मासेस यानी पब्लिक है उनके बीच में और उनके नेताओं के बीच में भी इन्होंने क्या किया, दुश्मनी के बीज बोने की कोशिश की। और ये कैसे किया, दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग माइनर कंसेशन, छोटा मोटा छूट देके कि चलो अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हो तुम लोग, लो थोड़ा मोड़ा तुमको छूट दे देते हैं हम, है ना, ताकि तुम्हारा जो बढ़ना है ये बंद हो जाए, तुम्हारा ग्रोथ बंद हो जाए, ठीक है। तो कुछ लालच, हाउएवर इनका जो पॉलिसी था दमन करने का यानी कुचल देने का, दुश्मनी का, ये कांग्रेस को और ज्यादा क्या बनाया, मजबूत बनाया। कांग्रेस और ज्यादा अपने वक्त में कैसी बनी, मजबूत। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रही अर्ली नेशनलिस्ट की। अब अर्ली नेशनलिस्ट में कुछ लीडर्स के बारे में जानते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें दादा भाई नौरोजी हैं जो 1825 से लेकर 1917 तक रहे। तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखना जीके में भी आता है। और ये पारसी समुदाय में पैदा हुए थे मुंबई के अंदर 4 सितंबर, यानी आज 3 है, कल 4 सितंबर के दिन 1825 में। इन्होंने काम किया एक प्रोफेसर की तरह, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एल्फिंस्टन कॉलेज में मुंबई के अंदर ही 10 सालों तक। 1855 की बात है, इन्होंने पढ़ाई का प्रोफेशन छोड़ दिया और चले गए इंग्लैंड, क्या करने के लिए, एज अ पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म में, कंपनी में क्या हुए, एक पार्टनर के तहत ये चले गए इंग्लैंड को। 1869 में ये वापस आए मुंबई को और इनको चुना गया मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, ठीक है, इलेक्टेड टू द मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इनको चुना गया। लेटर बाद में फिर टाउन काउंसिल के लिए चुना गया। और इन्होंने नींव रखी किसकी, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे संगठन इन्होंने नींव रखी। साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर भी एडिट किया इन्होंने, रस्त गफ्फार। रस्त गफ्फार का मतलब क्या है, स्पीकर ऑफ द ट्रुथ, यानी सच का बयान करने वाला। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इन्होंने एक मैगजीन भी स्टार्ट की जिसका नाम है धर्म मार्गदर्शक, धर्म मार्गदर्शक मैगजीन भी स्टार्ट की। और इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया किसके खिलाफ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी जो लोकल लैंग्वेज है ना, हिंदुस्तानी मातृभाषा प्रेस एक्ट है, उसके खिलाफ वो जो कानून पारित किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पे, तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। और साथ ही साथ ये जो
एट्रोशियस ट्रीटमेंट था, यानी कि निर्दयी ट्रीटमेंट जो किया जा रहा था, व्यवहार किया जा रहा था किसानों के साथ, गरीब किसानों के साथ, जमींदारों के द्वारा, उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ, और साथ ही साथ पीजेंट के लिए जो जमींदार कर रहे थे उसके खिलाफ। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ये अनऑफिशियल एम्बेसडर थे। एक होता है ऑफिशियल यानी आधिकारिक रूप से चुना हुआ, भेजा हुआ, एक होता है अनऑफिशियल, ठीक है, जिसको कि आधिकारिक रूप से नहीं भेजा गया। जब ये इंग्लैंड में रहे तो दादा भाई को देखा गया एज इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर। ये लड़ रहे हैं किसके लिए? अपने देश के लिए। 1865 के अंदर इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी फॉर्म की थी, किसके साथ मिलके? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के साथ मिलके वहां पे ये संस्था इन्होंने बनाई थी, ताकि क्या किया जाए? पब्लिसाइज किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए सारी शिकायतें जो हिंदुस्तानियों की हैं। ये सबसे पहले हिंदुस्तानी थे तो जो सदस्य बने ब्रिटिश हाउस कॉमन्स इन इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। अच्छा, जब ये मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, तो इन्होंने ही लोगों के नोटिस में ये बात लेके आई, सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर वगैरह थे हिंदुस्तान से रिलेटेड, उसको मेन जो है कि नोटिस में लेके आते थे, मतलब सबके जहन में वो बात आए, है ना, जैसे आवाज उठाना होता है अपने यहाँ भी संसद में, तो वैसे इन्होंने जो है संसद में आवाज उठाई। और ये फेवर में थे कि नियुक्ति की जाए पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की हाई पोस्ट के ऊपर। भाई कब तक उनको हद में रखोगे? उनके लिए भी तो है, हायर पोस्ट ये दे नहीं रहे थे, तो वो हायर पोस्टेड हिंदुस्तानियों के लिए हो। और इन्हीं की कोशिशें थी कि 1893 1893 में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसने प्रस्ताव पारित किया कि आईसीएस एग्जामिनेशन एक ही साथ इंग्लैंड और इंडिया में होगा। फर्दर और क्या था? 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया लंदन के अंदर। और ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये जो संगठन है, ये पॉपुलर हुआ और इसकी ब्रांचेस खोली गई, इसकी शाखाएं कोलकाता में खोली गई, मुंबई में खोली गई और चेन्नई में खोली गई। तो आज भी कुछ संगठन बनते हैं तो मालूम ही होगा कि उसके जगह जगह पे जो है कि पार्टी ऑफिस जैसे बनती है उस तरीके से वो भी बनी कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में। रोल इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर क्या रोल था इनका, है ना? तो दादा भाई का जो रोल था ना कांग्रेस के अंदर, वो काफी काबिल तारीफ है। ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवली इन्होंने पार्ट किया इसके फाउंडेशन में, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में इन्होंने एक्टिवली पार्ट किया। एक्टिवली मतलब सुचारू रूप से। और इनको प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया गया 3 बार, 1886 में, 93 में और 1906 में, 3 बार ये बने, प्रेसिडेंटशिप रही इनकी, अध्यक्षता रही। जो रिजोल्यूशन यानी प्रस्ताव है सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, बॉयकॉट करिए स्वदेशी को और नेशनल एजुकेशन, ये सारे जो रिजोल्यूशन, ये जो प्रस्ताव हैं, ये सब पारित किए गए कांग्रेस के द्वारा इन्हीं की अध्यक्षता में। यानी ये सब प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे तो यही उस समय अध्यक्ष थे। और ये जो क्रेडिट जाता है डिमांड करने का, स्वराज, है ना, होम रूल, है ना, फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, वो भी जाता है इन्हीं को, है ना, 1906 में पहली बार इन्हीं को जाता है। इनकी अध्यक्षता में ही जब ये इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस को क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वराज चाहिए। लेकिन इस बार जो बात कही जाएगी ना, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं केस रहेगा। इस बार कैसा चाहिए? जैसा कि यूनाइटेड किंगडम और द कॉलोनीज को मिली हुई है ना, वैसी हमको आजादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज की बात कही जा रही है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? उजागर कर दिया था इकोनॉमिक इल्स, यानी आर्थिक रूप से जो कमियां थी, बुराइयां थी हिंदुस्तान की, वो। तो इकोनॉमिक थिंकर होने के साथ साथ आर्थिक विचार वाले व्यक्ति थे। तो आर्थिक विचार के साथ साथ तो ये एक कंक्लूजन पे क्या आए? ये कंक्लूजन पे आए कि जो रूट कॉज है ना, किसके लिए? इकोनॉमिक इल्स के लिए हिंदुस्तान के, वो ये है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है हिंदुस्तानियों का ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसी की वजह से आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो गई है। तो दादा भाई नेहरू जी का जो विचार था वो ये था इंडियन इकोनॉमी पे। वो विचार उनकी किताब में मिलता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें वो सारे विचार इन्होंने व्यक्त किए हैं।
इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई? 1917 में। और इन्होंने पीछे क्या छोड़ा? एक सबक छोड़ा। सबक किसका? सेल्फलेस, यानी बिना मतलब के सर्विस। किसको? नेशन को, यानी राष्ट्र की सेवा, बिना किसी मतलब के, है ना। अच्छा, सी वाई चिंतामणि, उन्होंने सही कहा है कि जो पब्लिक लाइफ है इंडिया की, उसके अंदर बहुत सारे सितारे हैं, है ना, अनगिनत सितारे हैं, बहुत सारे बुद्धिमान हैं और बहुत सारे जो है आ, आपके देशभक्त आए, जिनके अंदर क्या था, जो सेल्फलेस थे, मतलब अपने आप को त्याग के एकदम बिल्कुल डिवोटीज थे, बिल्कुल देश हित के लिए। लेकिन उस समय में कोई भी ऐसा पैदा नहीं था जो कि दादा भाई नेहरू जी के साथ जिसको कंपेयर किया जा सके। बहुत सारे आए अपने अपने समय में, सबने जो है सजाया इस हिंदुस्तान को अपने अपने वक्त में, लेकिन दादा भाई नेहरू जी के टाइम में उनके जैसा कोई नहीं था। इसके बाद बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, जो कि 1866 से 1950 तक रहे। तो ये पैदा हुए थे कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। एक 1866 में इनकी पैदाइश हुई थी। ये एक प्रोफेसर थे इतिहास के और इकोनॉमिक्स के, है ना। कहाँ पे थे? फर्गसन कॉलेज में थे, जो कि पुणे में है। और इन ये इन्फ्लुएंस थे, यानी प्रभावित थे एमजी रानाडे, जस्टिस एमजी रानाडे का जो आदर्श था, उससे जो है कि ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। उनका नाम पूरा क्या है? एमजी रानाडे, है ना। और इन्होंने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो जस्टिस राणा डे ने बनाई थी, उसको जाके ज्वाइन किया, इस सोसाइटी को, समाज को। और इस सोसाइटी के बिहाफ पे, है ना, इस सोसाइटी की तरफ से, जैसे स्कूल की तरफ से कहीं भेजा जाता है, तो वैसे सोसाइटी की तरफ से ये गए थे इंग्लैंड, है ना, ताकि प्रचार प्रसार कर सकें किस चीज का? इंडियन व्यूज का, यानी हिंदुस्तानी क्या विचार रखते हैं वेलबाई कमीशन के ऊपर। वेलबाई कमीशन का जो गठन हुआ था इंडियन खर्चे के जांच के ऊपर, तो उसके लिए ये गए थे। ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ सीआई, यानी कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। तो इस उपाधि से इनको नवाजा गया था। गोखले जो है पॉपुलर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्होंने अध्यक्षता की वाराणसी सेशन में। वाराणसी में जब सभा हुई थी कांग्रेस की, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी 1905 में। और इनको भरोसा था ब्रिटिश के उदारवाद पे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो गोल है कांग्रेस का, वो होना चाहिए अटेनमेंट ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिमिलर टू दैट विच एग्जिस्टेड इन द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वहां दादा भाई नेहरू जी की सोच अलग थी, 1906 वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से होम रूल दिया गया था उनको, वैसा हम लोगों को भी रूल चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये उदारवादी जो सोच है ब्रिटिशर्स की, उस पर ये बिलीव करते थे। अब देखो इनकी कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या था। तो इन्होंने राजी किया ब्रिटिश को कुछ बदलाव के लिए। और बदलाव कौन से? गोखले क्या चाहते थे? ये फेवर कर रहे थे यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ये संवैधानिक रूप से चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से ही हम लोग क्या करेंगे, अपने उद्देश्य को पाने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्कुल जो है खिलाफ थे ऐसी नीतियों के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हैं, है ना, जो कि जब भी जरूरी होता था तो वो अपोज करते थे, ठीक है। क्या कह रहा है मेनली? कि वो अपोज करते थे, खिलाफ होते थे, नीतियों के खिलाफ होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, जब भी जरूरी लगता था तो आलोचना करते थे। वो आलोचना कर रहे हैं कुछ बिंदुओं पे। कौन कौन से बिंदुओं पे उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की? ऐसा नहीं कि वफादार हैं तो हमेशा तारीफ ही करेंगे, आलोचना भी की। जब ढेर सारा खर्चा किया जा रहा था आर्मी के ऊपर। इसके अलावा जो है नस्लीय, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव किया जा रहा था, है ना। हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा था हिंदुस्तानियों का। इसके अलावा ढेर सारा टैक्स लगाया जा रहा था, कॉटन के प्रोडक्शन पे भी टैक्स लगा दिया गया था। यानी कॉटन आप प्रोड्यूस करते हो, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। और इन्होंने जो है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ली का मतलब होता है प्रार्थना की थी, किसके लिए? कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बदलाव के लिए, है ना। और सेपरेशन किया जाए किसका? जुडिशरी का। किससे? एग्जीक्यूटिव से। न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और इनका बहुत ही मेन रोल था किसमें? पैसेज में, मोएंटो मॉर्ले रिफॉर्म के। और साथ ही साथ इन्होंने सर्व किया, सेवा किया, एज अ मेंबर सदस्य रहे इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। और इन्होंने ही अर्ज किया, यानी कि इन्होंने ही रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, है ना, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विसेज,
कि जो हिंदुस्तानियों का शेयर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो हैं वो हायर सर्विसेज में जाएं। और जब ये गए थे इंग्लैंड को, तो इन्होंने कोशिश की थी कि राजी करें ब्रिटिश स्टेट्समैन को, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो लोग हैं, नॉट टू गिव इफेक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल का पार्टीशन ना हो, बंगाल का बंटवारा ना हो। इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी इन्हीं के द्वारा सेटअप की गई थी 1905 में। और इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या था कि लोगों को ट्रेन किया जाए, है ना, वॉज टू ट्रेन नेशनल लीडर्स को, जो क्या कर सके, डेडिकेट कर सके, अपने आप को पूरी तरह से दे सके हिंदुस्तान की सेवा में, क्योंकि ऐसे लोगों की उस समय जरूरत भी थी, क्योंकि देश को आजादी दिलानी थी। कुछ यहाँ पे मेन मेंबर जो सोसाइटी के हैं वो श्रीनिवास शास्त्री हैं और हृदयनाथ कुंजरू हैं। फर्दर इनका और क्या रोल था, रोल एज अ मेंबर ऑफ इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1902 में गोखले जो है सदस्य बने थे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की बात कर रही है, किया जा रहा है कि विधान परिषद जो था उसके ये सदस्य बने। और इन्होंने ही प्लीड किया इन द काउंसिल, काउंसिल के अंदर इन्होंने अपनी बात रखी, प्रार्थना की कि जो सॉल्ट ड्यूटी है उसकी रिडक्शन की जाए, है ना, रिडक्शन इन सॉल्ट ड्यूटी। और पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी जो लगाया गया है कॉटन गुड्स के ऊपर, इसके प्रोडक्शन के ऊपर, ये चीजें खत्म कर दी जाएं। और इन्होंने जो है लगातार कठोर जो है कोशिशें की, और जिसकी वजह से जो है रिडक्शन हुआ टोल टैक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि इंट्रोड्यूस किया जाए एक बिल, और वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी यानी जो प्राथमिक शिक्षा है, उसको जरूरी किया जाए। ठीक है, बट ही कुड नॉट अचीव मच सक्सेस इन इट, कामयाब नहीं हुए, लेकिन कोशिश तो की ना इंट्रोड्यूस करने की कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको जरूरी किया जाए। अच्छा, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते इन्होंने क्या डिमांड किया कि रेडिकल चेंज, रेडिकल चेंज का मतलब होता है, मतलब क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए, किसमें, फिशल पॉलिसी में, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, और लोगों के लिए बेहतर जॉब हो, है ना, फॉर एजुकेटेड मिडिल क्लास। और ये इम्प्रेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लैंड रिवेन्यू। और इन्होंने जो है कोशिश की, है ना, किसकी, गवर्नमेंट से, कि रिड्यूस किया जाए लैंड रिवेन्यू को, राजस्व के में भी कमी की जाए। गोखले और गांधी जी की बात की जाए तो ये दोनों जो है साउथ अफ्रीका गए, जहां पे उन्होंने जो है गांधी जी की मदद की। नस्लीय भेदभाव, है ना, गोरे काले का भेद चल रहा था वहां पे, तो उसके खिलाफ लड़ने में। और जो क्रेडिट जाता है ना राजी करने का गांधी जी को हिंदुस्तान के अंदर आने के लिए और ज्वाइन करने के लिए यहाँ के जो है नागरिक जीवन को, ये भी किसको जाता है, गोखले जी को जाता है। इनफैक्ट गांधी जी जो है इनको अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे। पॉलिटिकल मेंटर का मतलब होता है राजनीतिक गुरु, यानी कि ये गोखले क्या है, राजनीतिक गुरु हैं, किसके लिए, गांधी जी के लिए। गोखले जी की मृत्यु हुई फरवरी 15 को 1915 में। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय इनका जो पॉपुलैरिटी थी, इनका जो प्रशंसा था, वो बिल्कुल चरम सीमा पे था। इसके बाद एक और है, वो है आपके सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, 1848 से 1925 तक रहे। तो ये भी जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक राष्ट्रवादी लीडर थे। ठीक है, अच्छा, पॉपुलर जर्नलिस्ट भी थे एंड डेडिकेटेड एजुकेशनलिस्ट, बहुत, यानी कि शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, ये पैदा हुए थे कहाँ पे, बंगाल के अंदर 1848 में। और ये पहले हिंदुस्तानी थे कि इन्होंने आईसीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था। अभी ये भी देखो मेन पॉइंट है याद रखने के लिए। एक मजिस्ट्रेट की तरह इन्होंने काम किया आसाम में, लेकिन सोन बहुत जल्द उनको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने मुखालिफत की थी, यानी खिलाफ गए थे किसके, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, जो ब्रिटिश वहां पे अपना रहे थे। कि भाई रेशियल मतलब होता है नस्लीय भेदभाव, काले गोरे का, छोटे बड़े का भेदभाव, है ना, ये सारा नस्लीय भेदभाव है। सुरेंद्र नाथ बिगेन हिज कैरियर, अपना इन्होंने करियर की शुरुआत की प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, कहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन कॉलेज के अंदर। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने जो है करियर की शुरुआत की। और फिर उन्होंने अपना खुद का स्कूल डेवलप किया, जो कि क्या है, रिपन कॉलेज है ना। ठीक, लेटर डेवलप्ड, अपना खुद का स्कूल चालू किया, जो बाद में विकसित होकर क्या बना, रिपन कॉलेज बना। इसके साथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की जो अगर बात की जाए तो इनको जो है कैलकाटा कॉरपोरेशन के लिए चुना गया, है ना,
वॉज इलेक्टेड टू द कलकत्ता कॉरपोरेशन में इनको चुना गया और वहां पे वो सदस्य रहे 2 दशक तक। 2 दशक का मतलब कितना हो गया, 20 साल तक रहे। और इनको फिर इलेक्ट किया गया बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 बार, है ना, विधान परिषद में ये 4 बार रहे, है ना। इन 1921 इनकी नियुक्ति की गई एज मिनिस्टर, मंत्री ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ, है ना, बाय द गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर ने इनको मंत्री पद के लिए चुना, सेल्फ गवर्नमेंट और हेल्थ के लिए, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दैट पोजीशन, पहले हिंदुस्तानी थे कि जिसको ये पद मिला था। अच्छा, यही एडवोकेटेड यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ये भी वकालत कर रहे हैं किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की, फॉर द अटेनमेंट ऑफ इंडियाज गोल, जो हिंदुस्तान की जो उद्देश्य है, जो लोगों का उद्देश्य है, उसको पाने के लिए क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अडॉप्ट करना है। इनका जो एक कथन है वो ये क्या है कि ऑपोजिशन वेयर नेसेसरी, अपोज करो जहां पे जरूरी है, अ कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल, और जहां पे भी पॉसिबल हो सके कोऑपरेट करो, ठीक है। ऑपोजिशन, मुखालिफत वहीं करो जहां पे तुमको जरूरी लगे, बाकी जगह पे क्या करना है, कोऑपरेट करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। कंट्रीब्यूशन क्या है, इस्टेब्लिश्ड द इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, हिंदुस्तानी संगठन को इन्होंने बनाया, और किसके खिलाफ लड़ने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की जो बेकार नीतियां उसके खिलाफ लड़ने के लिए। और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में किया था। इसका एम क्या था, इसका एम था कि लोगों को शिक्षित करो, है ना, ताकि एक मजबूत पब्लिक ओपिनियन बने, है ना, सबकी राय एक जैसी हो, है ना, देश के अंदर, और ताकि लोगों के अंदर चेतना आए और लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें और मिलकर चल सकें। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने क्रिएट किया एक ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बनाने के लिए ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि पूरे देश के लिए एक जो है संगठन बने, है ना, राजनीतिक संगठन। इसके लिए इन्होंने जो है कि एक सभा बुलाई, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया 1883 में कोलकाता के अंदर। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो मर्ज हो गया किसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1886 में, क्योंकि दोनों जो संगठन है, दोनों संगठन का जो मुद्दा है वो एक ही था, है ना, सिमिलर ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य एक जैसा था। ही प्रेसाइडेड ओवर 2 सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1895 एंड 1902। तो इन्होंने अध्यक्षता की, है ना, प्रिसाइडेड ओवर, तो इन्होंने अध्यक्षता की। 2 बार जो बैठक चली, 1895 वाली और 1902, तो 2 बैठक में ये सम्मिलित रहे एज अ अध्यक्ष। पॉलिटिकल आइडियाज की बात करें तो बनर्जी ने एडिट किया एक न्यूज़पेपर बंगाली, जो क्या था, एक बहुत ही ज्यादा मजबूत मीडियम था, क्या करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए लोगों का ओपिनियन, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह है, रेडियो है, इससे सब चीजों से क्या किया जा रहा था, लोगों तक बात पहुंचाई जा रही थी। तो बनर्जी ने एडिट किया पेपर, कौन सा पेपर, बंगाली। और ये क्या है, एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, किसके लिए, लोगों का जो ओपिनियन है उसको मोबिलाइज करने के लिए, एकत्रित करने के लिए। इनकी जो किताब है नेशन इन द मेकिंग, ये क्या देती है, पूरा का पूरा जो है राजनीतिक जो व्यू है ना, राजनीतिक कंसर्न, यानी कि जो चिंता है, और साथ ही उसके ऊपर उनका व्यूज वगैरह बताती है सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा तो यहाँ पे डब्ल्यू सी बनर्जी ने आंदोलन किया किसके खिलाफ, लाइसेंस एक्ट के खिलाफ, आर्म्स एक्ट के खिलाफ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ, और ये जो एज कम की गई थी ना आईसीएस एग्जामिनेशन के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए 21 साल से घटा के 19 साल तक कर दी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी डिस्क्वालीफाई कर जाए, तो इसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया था। चलो, ठीक है। फिर इसके बाद तो ये बिल्कुल खिलाफ थे मोरले मिंटो रिफॉर्म के, जो 1909 में था, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य यह था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग निर्वाचन होगा, ठीक है। तो ही ऑल्सो अपोज, ये खिलाफ थे किसके, डिवीजन ऑफ बंगाल के भी, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में। बनर्जी को पॉपुलरली कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पिता हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद का, और आखिरी सांसें इन्होंने कब ली, 1925 में ली। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट
वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।